शुरू करने के लिए आइए यह बेहतर समझें कि हमारा सबसे करीबी पड़ोसी कितना दूर है। हम इसे आकलन करने के लिए मानव द्वारा निर्मित सबसे तेज अंतरिक्ष उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, जो सूर्य अवलोकन के लिए समर्पित हेलियो 2A उपग्रह है। इसकी गति 157,000 मील प्रति घंटे है, जो प्रकाश की गति का लगभग 2.30% है। काफी प्रभावशाली है। नई दुनिया के उपनिवेश के लिए संसाधन भरे हुए हैं, सिर्फ संकेत के लॉन्च होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम अल्फा सेंटरी प्रणाली 321 की ओर जा रहे हैं। चिंता मत करो, आपके इंटरनेट कनेक्शन में कुछ भी गलत नहीं है। तस्वीर वास्तव में एक ही रहती है। अभी हम मानव निर्मित किसी भी चीज से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय दृष्टि से हम अब भी स्थिर हैं। हम केवल 18,000 वर्षों में निकटतम तारा प्रणाली तक पहुंच पाएंगे। यही चीजों की सच्चाई है। तभी जब आप इन चीजों के पैमाने को महसूस कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड के आसपास का अध्ययन करना कितना महत्वपूर्ण है। यदि हमें कभी एक अलग सूरज से रोशनी का आनंद लेने का अवसर मिले, यह यादृच्छिक रूप से करने के लिए लागत अत्यधिक है। इसी कारण अल्फा सेंटरी सबसे पहले अध्ययन किए जाने वाले स्टार सिस्टम में से एक बन गया। लोगों ने मुख्य तारे या अधिक सटीक रूप से सितारों की एक जोड़ी अल्फा सेंटरी ए और अल्फा सेंटरी बी को देखा। दोनों तारे पीले बौने की तरह सूर्य जैसे होते हैं, जो नग्न आंखों में एक ही सितारे के रूप में दिखाई देते हैं। रात के आकाश में तीसरे चमकदार तारे ने प्रागैतिहासिक काल से वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें गर्मियों की सभ्यता और प्राचीन मिस्र शामिल हैं। यह टॉलेमी के शब्दों में भी उल्लेखित है। लेकिन तारा प्रणाली का व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन केवल 1915 में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश खगोलविद रॉबर्ट एनिस ने अल्फा सेंटारी में तीसरे तारे की खोज की, एक लाल बौना जिसे प्रॉक्सिमा सेंटारी नाम दिया गया था। आज तक यह सूर्य के सबसे निकटतम तारा बना हुआ है। हमारे निकटतम तारे का खुला और विस्तृत अध्ययन विज्ञान कथा और अंतरिक्ष ओपेरा के स्वर्ण युग की शुरुआत के साथ ही हुआ, जिससे अल्फा सेंटारी की लोकप्रियता में भारी वृद्धि हुई। यह विज्ञान कथा लेखकों, कलाकारों, फिल्म निर्देशकों और यहां तक कि संगीतकारों के कार्यों में दिखाई देता है और जारी है। एक और स्टार की निकटता ने रचनात्मक लोगों के दिमाग को हिलाया, स्ट्रागैट्स्की भाइयों से लेकर जेम्स कैमरन तक। चूंकि वे एक दूसरे सूर्य के नीचे एक अलग दुनिया में रहते हैं और नई सभ्यताओं को विकसित कर सकते हैं, और इसलिए अल्फा सेंटारी ने हमेशा के लिए लोगों के मन में अपनी जगह अर्जित की, जहां विदेशी जीवन की सबसे अधिक संभावनाएं हैं। हालांकि वास्तविकता अत्यधिक गंभीर है। जैसा कि यह अक्सर होता है, एक्सोप्लैनेट्स के सक्रिय अध्ययन ने आशा का एक नया बीज लगाया है। दूर के ग्रहों पर जीवन के संकेत या कम से कम परिस्थितिगत सबूत की खोज करना। वैज्ञानिकों ने अल्फा सेंटोरी प्रणाली में आवास योग्य क्षेत्र में 2 ग्रह पाए, सेंटोरी एब और सेंटोरी बीबी। हालांकि दुर्भाग्य से अधिक विस्तृत अध्ययन के बाद दोनों ग्रह निकले, जैसा कि हम जानते हैं, रहने योग्य नहीं हैं। इसलिए खगोलीय दृष्टि से इन ग्रहों को अस्थायी रूप से बंद किया गया था। फिर 2016 में सब कुछ बदल गया। नए आविष्कार सामने आए। वर्षों की गहन खोज के बाद वैज्ञानिक अल्फा सेंटरी प्रणाली में एक एक्सोप्लैनेट के अस्तित्व की पुष्टि करने में कामयाब रहे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है। और क्या है? यह एक्सोप्लैनेट हमारे निकटतम पड़ोसी प्रॉक्सिमा सेंटारी के चारों ओर घूमता है। इस प्रकार जुर्माना का नाम प्रॉक्सिमा सेंटारी बी रखा गया। ग्रह लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है, और यह अविश्वसनीय है कि इसे पहला स्थान पर खोजा गया था, क्योंकि ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का केवल 1.8 गुना है। इस अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए यह एक बहुत लंबी और काम गहन प्रक्रिया थी, जो ग्रह के रेडियल वेग को माप कर किया गया था, क्योंकि यह अपने मूल तारे प्रॉक्सिमा की डिस्क के पार गुजरता था। लेकिन आश्चर्य यहीं खत्म नहीं होता। प्रॉक्सिमा सेंटारी बी के पास शोधकर्ताओं के लिए अधिक आश्चर्य थे।
अप्रैल और मई 2019 में ऑस्ट्रेलिया में पार्क की वेधशाला ने 30 घंटे के दौरान अजीब रेडियो संकेत दर्ज किए। संभावित रूप से 922 से 1000 और 2 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर प्रॉक्सिमा सेंटारी बी से आते हैं। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष कैसे निकाला, इस पर आधे घंटे का और समय लगेगा, इसलिए हम आधिकारिक बयान देंगे। सिग्नल की आवृत्ति में बदलाव प्रॉक्सिमा सेंटारी बी के कक्षीय आंदोलन से मेल खाता है और उसके बाद सिग्नल रहस्यमय रूप से गायब हो जाता है। 2020 में कनेक्शन स्थापित करने का दूसरा प्रयास असफल था और 2021 में यह गणना की गई थी कि किसी प्रजाति की निकटतम स्टार सिस्टम में मौजूद होने और रेडियो संचार का उत्पादन करने में सक्षम होने की संभावना 10 से 8 थी, जिसका अर्थ है कि इस संकेत की संभावना कृत्रिम रूप से बनाई जानी बेहद कम थी। 2017 के बाद से खगोलविदों ने बड़े मिलीमीटर सरणी पर रेडियो दूरबीन का उपयोग कर प्रॉक्सिमा सेंटारी के आसपास किसी भी गतिविधि की करीबी निगरानी की। लाल बौना सितारा इन तथाकथित फ्लेयर को उत्पन्न करने में कोरोनल इजेक्शन की असाधारण गतिविधि दिखाता है। इनमें से एक की चमक 10 सेकंड में 1000 गुना बढ़ गई, जो कुल मिलाकर 2 मिनट से अधिक थी। दुर्भाग्य से यह तथ्य यह दर्शाता है कि प्रॉक्सिमा सेंटारी भी विकिरण की इतनी बड़ी खुराक के संपर्क में आएगी कि कोई भी जीवन रूप अस्तित्व बंद कर देगा। ऐसे भड़क प्रॉक्सिमा के लिए असामान्य नहीं है। वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया कि कोई भी संभावित वातावरण नष्ट कर अंतरिक्ष में फैल गया और प्रॉक्सिमा बी के रहने योग्य होने के खिलाफ अंतिम तर्क यह तथ्य है कि ग्रह का सूर्य के चारों ओर चक्र केवल 5.12 पृथ्वी के दिन है। दुर्भाग्य से इसका मतलब है कि ग्रह तारे के बहुत करीब है, जैसा कि हम इसे जानते हैं, जीवन के रूप के लिए मेहमाननीय होने के लिए। यहां तक कि एक ठंडा तारा जिसे रेड ड्वार्फ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, एक्सोप्लैनेट की सतह पर अपने तरल रूप में पानी को बनाए रखने के लिए अत्यधिक गर्मी विकिरणित करता है। लेकिन प्रॉक्सिमा के आसपास की खोज वहां नहीं है। 2020 से 2022 तक यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के बहुत बड़े दूरबीन वीएलटी पर स्थापित एस्प्रेसो स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने एक रहस्यमय बहुत छोटी वस्तु के पारगमन का अध्ययन किया, जिसे पृथ्वी से छोटा होने का अनुमान है। अंततः एक ग्रह जिसे प्रॉक्सिमा डी के रूप में जाना जाता था, रेडियल वेग को मापने की विधि का उपयोग करके खोजा गया था। यह निकट भविष्य में अध्ययन की जाने वाली कई सबसे आशाजनक पृथ्वियों में से एक है। ग्रह का त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या का 8 होने का अनुमान है, जबकि इसका द्रव्यमान मार्स के द्रव्यमान से 2 गुना भारी है। वैज्ञानिकों ने अभी तक एक रहने योग्य ग्रह के रूप में प्रॉक्सिमा डी की व्यवहार्यता का निर्धारण नहीं किया है, लेकिन अगर ग्रह रहने योग्य नहीं है तो यहां पृथ्वी पर यह निष्कर्ष क्या उपयोगी है? आपको इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखना होगा, भविष्य को ध्यान में रखते हुए। इस खोज से पता चलता है कि हमारे निकटतम पड़ोसी तारा प्रणाली आगे के शोध और गहन अध्ययन के लिए सुलभ दिलचस्प नई दुनिया से भरी हुई है। और भले ही हाल ही में खोजी गई दुनिया जीने के लिए उपयुक्त नहीं है, यह बहुत ही अस्तित्व बताता है कि वर्तमान दायरे से परे कई अन्य एक्सोप्लैनेट हैं जो हम देख सकते हैं। जब हम खोज के वर्तमान दायरे के बारे में बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब है? आज तक हमारे पास ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की खोज के केवल 2 मुख्य तरीके हैं। सबसे आम तौर पर उपयोग की जाने वाली पारगमन विधि है, जिसके बाद दूरबीन तारों को उनकी चमक में छोटे लेकिन नियमित परिवर्तनों का पता लगाने के लिए समय के लिए देखता है। ये परिवर्तन यह दर्शाते हैं कि एक ग्रह हमारे पर्यवेक्षकों और तारे के बीच एक कक्षा के साथ चलता है। दूसरी अधिक जटिल विधि को डॉपलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में जाना जाता है, जिसे रेडियल वेग विधि या वॉबल विधि के रूप में भी जाना जाता है। जब 2 बड़े आकाशीय वस्तुएं जैसे एक तारा और एक ग्रह गुरुत्वाकर्षण द्वारा जुड़े होते हैं, तो यह नहीं लगता है जैसे एक तार पर गेंद दूसरे के चारों ओर घूमती है, बल्कि वे दोनों द्रव्यमान के एक आपसी केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, जिसे बेरी केंद्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए सौर मंडल का बेरी सेंटर सूर्य की सतह से ठीक परे स्थित है। यह सूर्य को हिलाता है, जो हमारे ग्रह तक पहुंचने वाली प्रकाश की मात्रा पर प्रभाव डालता है, एक प्रभाव जिसे डॉपलर शिफ्ट कहा जाता है।
जैसे ही तारा हमसे आगे जाता है, प्रकाश तरंग की लंबाई बढ़ जाती है और जैसे जैसे यह पर्यवेक्षक की ओर बढ़ता है, लंबाई कम हो जाती है। खगोलविद किसी एक्सोप्लैनेट के अस्तित्व का निष्कर्ष निकालने के लिए नियमित डॉपलर शिफ्ट घटनाओं की खोज कर सकते हैं। ये तरीके काफी प्रभावी हैं जब हम बड़े एक्सोप्लैनेट्स की खोज करते हैं। एक बड़ा आकाशीय शरीर अधिक तारों की रोशनी को अवरुद्ध करता है या एक बड़ी झटने का कारण बनता है, लेकिन प्रॉक्सिमा सेंटारी बी जैसी वस्तुओं की खोज करना बहुत अधिक कठिन है। ये आंकड़े खुद के लिए बोलते हैं। अब तक नासा एक्सोप्लैनेट अभिलेखागार में दर्ज 32,000 में से केवल 36 ग्रह और 73 ग्रह पृथ्वी से छोटे द्रव्यमान के हैं। हम केवल विशाल देखते हैं, जो आमतौर पर कॉम्पैक्ट कई पृथ्वी की तुलना में कम रहने योग्य होते हैं। तो निकट भविष्य में क्या बदलाव आवश्यक है? खगोल विज्ञान के वैज्ञानिकों के पास एक आश्वस्त जवाब है। जेम्स वेब, एक नया अंतरिक्ष दूरबीन जिसका प्रक्षेपण पूरे वैज्ञानिक समुदाय के साथ साथ खगोल विज्ञान की परवाह करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा गया था। यह न केवल खगोल विज्ञान की हमारी समझ में, बल्कि पूरी दुनिया के काम करने के तरीके में भी क्रांति ला सकता है। साथ ही पहली आकाश गंगाओं से प्रकाश का पता लगाने और अध्ययन करने के साथ साथ दूरबीन के चालक दल के सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक रहने योग्य एक्सोप्लैनेट्स की खोज है। जेम्स वेब द्वारा ली गई तस्वीर इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि हम प्रॉक्सिमा सेंटारी बी के वातावरण का पता लगाने में सक्षम हों। क्योंकि अगर ग्रह का वातावरण है तो उसकी हवाएं ग्रह के ठंडे पक्ष में गर्मी को फिर से वितरित करेंगी। इस तरह यह मापना संभव होगा कि ग्रह एक अवरक्त सीमा में कितनी गर्मी विकिरण करता है। जैसे ही ग्रह अपनी कक्षा में चलता है, हम इसके ठंडे क्षेत्र को देखेंगे। यह स्थिति पर निर्भर करेगा। यदि ग्रह में वायुमंडल है तो गर्मी समान रूप से वितरित होगी और गर्मी उतार चढ़ाव कम होगा। दूसरी ओर अगर ग्रह का वायुमंडल नहीं है तो हमारी दिशा में निकलने वाली गर्मी ग्रह की गति के साथ नाटकीय रूप से उतार चढ़ाव करेगी। दूसरे शब्दों में, खगोल विज्ञान के इतिहास में पहली बार हमें सौर मंडल से परे ग्रहों का सीधे निरीक्षण करने का अवसर मिला है। इससे अवसरों की पूरी दुनिया खुलती है। हम न केवल एक वातावरण के अस्तित्व का पता लगाने में सक्षम होंगे, बल्कि यह सटीक घटक है। उदाहरण के लिए, ओजोन की मौजूदगी अवरक्त प्रकाश की कुछ आवृत्तियों को अवशोषित करेगी, जिससे स्पेक्ट्रम में अंतराल या रेखाएं बनेंगी। जेम्स वेब इनको रिकॉर्ड कर सकता है। मान लीजिए कि पृथ्वी का अध्ययन करने वाली एक काल्पनिक विदेशी सभ्यता पृथ्वी स्पेक्ट्रम में ओजोन रेखाओं की खोज करती है, जो उन्हें यह बताने में मदद करेगी कि हमारे पास ओजोन परत और ऑक्सीजन है, जिससे जीवन संभव होता है। हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त जेम्स वेब ग्रह के अक्षीय झुकाव और तारे के आकार के सापेक्ष उसके आकार को माप सकता है। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं जिन्हें हम भविष्य में लागू करना सीखेंगे जब अंतरिक्ष दूरबीन 2022 की गर्मियों में लैग्रेंज बिंदु L2 में पूरी तरह से अपना मिशन शुरू करेगा। दूरबीन को कैलिब्रेट करके ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने से पहले प्रारंभिक अवलोकन के लिए तैयार किया जा रहा है। जब हम JW टेस्टी के बारे में बात करते हैं तो हम एक्सोप्लैनेट्स के अध्ययन के आसन्न भविष्य की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा आगे देखते हैं तो क्या होगा? अधिक दूर के भविष्य में हमारा क्या इंतजार कर रहा है? इन नई दुनिया की यात्रा करें, निश्चित रूप से। केवल विज्ञान कथा अंतरिक्ष यानों में जब वे हाइपरस्पेस इंजन और ताना ड्राइव का उपयोग करके अंतरिक्ष में चलते हैं, सफलता स्टार शॉट एक अभिनव परियोजना है जिसका उद्देश्य सुपर शक्तिशाली लेजर के माध्यम से प्रकाश गति के 15 से 20% तक पहुंचने वाले अंतरिक्ष यान के निर्माण में 20-30 वर्षों में अल्फा सेंट्री प्रणाली तक पहुंचाना है। इस पहल ने फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग सहित कई अंतरिक्ष उत्साही लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस परियोजना में कई चरण शामिल हैं, जिनमें से पहला बेस जहाज को कक्षा में ले जाना है, जिससे कक्षा में कई छोटे अंतरिक्ष उपकरण मिलेंगे। दूसरे चरण में
पृथ्वी के रोटेशन के कारण उपकरण के निरंतर त्वरण के लिए दुनिया भर के सुपर शक्तिशाली लेजरों का एक नेटवर्क बनाना सबसे चुनौतीपूर्ण है। प्रत्येक उपकरण टुकड़ा 4x4 मीटर आकार का होगा और कई लेजरों द्वारा लक्षित किया जाएगा, जिनकी शक्ति 1 टेरावाट घंटे के बराबर होगी। ये काफी बहुत है, ये देखते हुए कि सभी मौजूदा क्रिप्टोकरेंसी के खनन में हर साल 151 टेरावाट घंटे लगते हैं। सब एक साथ हैं। परियोजना के संस्थापक यूरी मिलनर और दिवंगत स्टीफन हॉकिंग ने अल्फा सेंटाउरी को उपकरण की 1000 वस्तुओं को भेजने की योजना बनाई थी, और फिर भी परियोजना की अनुमानित लागत संदिग्ध रूप से आशावादी है, केवल 5 से 10 बिलियन डॉलर है। जेम्स वेब के निर्माण पर विचार करते हुए 10 अरब लेते हैं। विज्ञान के लिए इन परियोजनाओं का महत्व निश्चित रूप से तुलनीय है, यदि समान नहीं है। बस कल्पना करें कि अगर हम स्टारों को जांच भेज सकते हैं, ये दूर की दुनिया के उपनिवेश की तैयारी में अंतिम चरण बन सकता है। यह मानवता को उस ग्रह के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देगा जिसे हम निकट भविष्य में यात्रा करने की योजना बना सकते हैं। यह उस सबसे आवश्यक सवाल का भी उत्तर दे सकता है, कितनी दुनिया है और जीवन के अस्तित्व की कितनी संभावना है जिसे हम जानते हैं। उन अधिक विदेशी विकल्पों का उल्लेख नहीं करना, जैसे कि विज्ञान कथा लेखकों को आविष्कार करना पसंद है। अंत में हम उन संभावित गैर मानव जीवन रूपों पर चर्चा करना चाहते हैं जिनका हम एक्सोप्लैनेट पर सामना कर सकते हैं। याद रखें कि कैसे मध्य वीडियो हमने उल्लेख किया कि प्रॉक्सिमा सेंटाउरी एक स्वभाव का तारा है जो हर 10 से 30 घंटे में फूटता है। एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा बी को अपघर्षक किरणों, विकिरण और अन्य उपचार की अविश्वसनीय मात्रा के साथ बारिश करता है। खैर, ये स्थितियां पृथ्वी पर व्यावहारिक रूप से किसी भी जीवन रूप के लिए घातक हैं, लेकिन एलियंस का सामना करने की आशा जीवित रहती है। सैद्धांतिक रूप से विकिरण के बड़े पैमाने पर फटने को ध्यान में रखते हुए प्रॉक्सिमा सेंटाउरी बी पर जीवन संभव है। कुछ जीवित प्राणी घातक यूवी विकिरण से छिपने में सक्षम हैं। एलियंस या कम से कम उनके एकल कोशिका रूप ग्रह की सतह के नीचे मौजूद हो सकते हैं, पानी में गहरे हैं, प्राकृतिक छिपने वाले स्थानों में कवर करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन द्वारा यूवी अवशोषण की प्रक्रिया, जो अभी तक पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है, जो एक बार फिर सिद्धांत रूप में हमें यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि इन सुरक्षात्मक प्रोटीन वाले जीव यूवी विकिरण को एक अलग तरंग आवृत्ति के साथ बायोफ्लोरोसेंट विकिरण में बदल सकते हैं। मोटे तौर पर हम प्रॉक्सिमा बी की सतह से कुछ फीट नीचे खोद सकते हैं और चमकते बायोफ्लोरोसेंट जीवों की एक पूरी सभ्यता की खोज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम पृथ्वी को लें। जैसा कि आप समुद्र के तल पर आते हैं, आपको पता चलता है कि कुछ प्रकार के कोरल पॉलिप्स में फ्लोरोसेंट प्रोटीन होते हैं जो यूवी विकिरण के संपर्क में आने पर फोटो सक्रिय होते हैं। लंबी तरंग में 315 से 40 नैनोमीटर की एक सीमा और तरंग दैर्ध्य तथा स्पेक्ट्रम के नीले क्षेत्रों में 420 से 700 नैनोमीटर तक इसे लंबी तरंग दैर्ध्य के साथ विकिरण में कवर करते हैं। यदि प्रॉक्सिमा बी पर जीव हैं जो विकिरण रूपांतरण की इस विधि को अनुकूलित कर सकते थे, तो यह ग्रह कुछ तरंग दैर्ध्य पर बहुत चमकदार चमक सकता है, संभवतः दृश्य स्पेक्ट्रम के भीतर भी। और इस तरह की शक्तिशाली चमक का पता लगाना अविश्वसनीय तकनीक जैसे जेम्स वेब का उपयोग करके संभव होगा। एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करके प्रस्तुत की गई संभावनाओं को अधिक आकलन करना मुश्किल है, क्योंकि हम इतिहास के सबसे बड़े सवालों में से एक के उत्तर के करीब नहीं हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह हमें पूरे ब्रह्मांड में मानवता के विकास और वितरण के अपने क्षितिज का विस्तार करने की अनुमति देता है। समय बताएगा कि क्या प्रॉक्सिमा सेंटाउरी भी 1 ट्रिलियन समान दुनिया में सबसे पहला है, या अगर यह अपवाद है जब हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। इन सवालों का जवाब देना हमारे ऊपर है, और अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करने में हमारे एकमात्र सहयोगी मानव दृढ़ता और जिज्ञासा है।